हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हमारा वीडियो का है पार्ट 2। लोकसभा हमारा चल रहा था और अभी तक जो हमने लोकसभा में कवर अप करा है वो करा है लोकसभा का कंपोजिशन, इलेक्शन। ठीक है, अभी इसमें कुछ चीज़ें रह रखी हैं। तो अभी जो आपका थोड़ा बहुत जिसमें रह रखा है वो है स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन। ये दो चीज़ें हैं जो आपकी इसमें बचती हैं। ज़्यादातर पार्ट जो है वो पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं। आपका अगर इसमें आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 देख लें, उसके बाद ही आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर जो डिटेल्स हैं वो आप तभी ग्रैब कर पाएंगे। तो ये है हमारा आज का टॉपिक, स्पीकर। स्पीकर जो होता है वो है, आप मान के चलें कि लोकसभा को जो चलाता है, लोकसभा को चलाने वाला जो है वो स्पीकर है। ठीक है, लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला, सुना होगा मे बी आपने। अभी जो प्रेजेंट स्पीकर है ओम बिरला है। ठीक है, तो लोकसभा के स्पीकर का काम क्या होता है? देखो, एक तो स्पीकर का जो पहला काम होता है वो ये होता है कि लोकसभा को चलाना और बायस्ड ना रहना, अनबायस्ड तौर पे चलाना। क्योंकि देखिए लोकसभा के अंदर क्या है, लोकसभा के अंदर आप मान के चलें कि बीजेपी के भी लीडर्स हैं, ठीक है, कांग्रेस के भी हैं, ठीक है, एसपी के भी हैं। ऐसे करते करते पूरे भारत देश से वहाँ लोग आए हुए हैं। तो लोकसभा के स्पीकर से ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सबके लिए अनबायस्ड रहेंगे और सबके लिए डिसीजन लेंगे ताकि जो है काम जो है वो सही तरीके से हो सके। ठीक है, ऑफिस ऑफ स्पीकर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑनर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, सबसे बड़ा ऑनर और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने आपको बता दी क्यों रहती है, क्योंकि स्पीकर के ऊपर जिम्मेदारी होती है हाउस को सही तरीके से चलाने का। ठीक है, उसमें क्या है कि भाई सारी पार्टी को मौका मिले ताकि कोई ये ना बोले कि स्पीकर जो है हमारे साथ बायस्ड रहते हैं। लोकसभा क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है नेशन को, इसीलिए जो स्पीकर है वो क्या बन जाता है, सिंबल बन जाता है नेशनल डिग्निटी का। ठीक है, पूरे देश की डिग्निटी का सिंबल बन जाता है। इसीलिए माना जाता है कि आपका जो स्पीकर है उसे अनबायस्ड रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही चीज़ जब ओम बिरला री-इलेक्ट हुए थे, क्योंकि इससे पहले भी वही स्पीकर थे, इस बार जब वो फिर से बने थे तो उन्होंने वही कहा था कि भाई मैं कोशिश ये करूँगा कि डिफरेंसेस कम से कम आए। ठीक है, और लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो पार्लियामेंट में बढ़े। ठीक है, अब समझते हैं कि लोकसभा का जो स्पीकर है किस तरीके से बनाया जाता है। तो इलेक्शन होते हैं लोकसभा के स्पीकर के, और हर लोकसभा जब बनकर आती है, जो भी लोकसभा जब भी इलेक्शन खत्म होते हैं उसके बाद जो लोकसभा बन के आती है उसमें जो लोग इलेक्ट होकर आते हैं उनमें से ही किसी एक को स्पीकर बनाया जाता है। ठीक है, स्पीकर इज इलेक्टेड बाय द हाउस फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर बाय अ सिंपल मेजोरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट। ठीक है, जो भी इलेक्टेड लोग होते हैं उनमें से ही किसी एक को क्या बनाया जाता है, स्पीकर बनाया जाता है। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली एक पोस्ट है, ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल ही एक पोस्ट है ये। ठीक है, स्पीकर होता है, उनको असिस्ट करने के लिए एक डेप्यूटी स्पीकर भी होता है कि अगर कभी स्पीकर ना अवेलेबल रहे हाउस के अंदर तो हाउस चलते रहना चाहिए। इसके लिए कौन रहता है, डेप्यूटी स्पीकर रहता है, जिनका काम क्या होता है कि अगर स्पीकर एब्सेंट है तो डेप्यूटी स्पीकर जो है हाउस को चलाएंगे। अगर कभी मान लीजिए स्पीकर भी अवेलेबल नहीं है, आपके जो स्पीकर हैं वो अवेलेबल नहीं है और जो डेप्यूटी स्पीकर है वो भी अवेलेबल नहीं है, तब क्या होगा, तब आपका एक पैनल होता है चेयरपर्सन का जिसमें 6 से 10 लोग होते हैं। इसमें 6 to 10 पीपल होते हैं, 6 से 10 लोग होते हैं। वो बनाया जाता है, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर बोथ आर एब्सेंट फ्रॉम द सिटिंग, वन ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस
आउट ऑफ पैनल ऑफ 6 चेयरपर्सन प्रिसाइड्स द पैनल चूजन बाय द स्पीकर। ठीक है, इसे स्पीकर ही चूज करते हैं और 6 से 10 लोग इसमें हो सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 10 हो सकते हैं। ठीक है, 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, उनमें से ही कोई एक प्रिसाइड करेगा, यानी उस दिन की जो मीटिंग होगी, जो भी कामकाज होगा, वो देखने का काम उनमें से कोई एक मेंबर जो है वो करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पैनल। पैनल आप समझ गए, पैनल ऑफ चेयरपर्सन यानी जो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के एब्सेंस में हाउस को चलाने का काम करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या समझा, हमने समझा इलेक्शन कैसे होता है। तो इलेक्शन मैंने आपको बता दिया, जो भी मेंबर इलेक्ट होके आते हैं लोकसभा में, उनमें से ही किसी एक को स्पीकर बनाया जाता है, वोटिंग कराई जाती है, सबके एग्रीमेंट के साथ एक स्पीकर को चूज कर दिया जाता है। ठीक है, पैनल आपको समझा दिया है कि पैनल क्या होता है। पैनल 6 से 10 लोगों का होता है, स्पीकर इसे चूज करता है, और जब स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों ही अवेलेबल न रहे, तब इनमें से कोई एक आदमी हाउस को चलाने का काम करता है। ठीक है, अब आते हैं रिमूवल ऑफ स्पीकर। अब मैंने आपको क्या कहा, आपको बताया कि स्पीकर का काम होता है अनबायस्ड रहना और सबका ट्रस्ट जीतना। ठीक है, उनका काम है कि भाई जो मेजोरिटी वाली जो पार्टी है, जो अभी पावर में है, उसके अलावा जो अपोजिशन है, उन सबको साथ लेके चलना, यही स्पीकर का एक इम्पॉर्टेंट रोल माना जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि कभी ऐसा हो जाए कि जैसे अभी हुआ है, अभी क्या हुआ है, रिसेंटली हुआ है, ये अराउंड लास्ट मंथ हुआ है कि ओम बिरला जो अभी स्पीकर हैं आपके हाउस के, लोकसभा के, इनके खिलाफ क्या हुआ है, इनके खिलाफ कांग्रेस ने क्या करा है, इन्होंने कहा है कि भाई हमें ये स्पीकर नहीं चाहिए, चेंज कीजिए, ये बायस्ड रहते हैं हमारे साथ। ठीक है, तो उन्होंने क्या प्रोसेस चलाया, रिमूवल ऑफ स्पीकर। अब स्पीकर, क्योंकि मैंने आपको कहा कि ये एक कैसी बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाई गई बॉडी है, तो इसको रिमूव ऐसे नहीं करा जा सकता है कि भाई ठीक है हमें आप पे भरोसा नहीं, आप हट जाइए, ऐसे नहीं होता है। स्पीकर क्या करता है, स्पीकर होल्ड्स ऑफिस अंटिल ही सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ द हाउस और अंटिल ही हिमसेल्फ रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस। ठीक है, जब तक वो मेंबर रहेंगे हाउस के, तब तक वो स्पीकर रहेंगे, या जब तक वो रिजाइन न कर दे तब तक वो स्पीकर रहेंगे। ठीक है, he can be removed from his office by a resolution passed by a majority of all then members of the house। स्पीकर का जो रेजोल्यूशन होता है वो कैसे आता है, उससे लोकसभा में प्रेजेंट करने के लिए 50 लोगों का कम से कम आपको साइन चाहिए होते हैं उस रेजोल्यूशन पे कि भाई हम स्पीकर के खिलाफ एक रेजोल्यूशन लाना चाह रहे हैं। ठीक है, 50 लोग आपको चाहिए, एक सिंपल मेजोरिटी आप मान सकते हैं, 1/10 को हमारी पार्लियामेंट में सिंपल मेजोरिटी माना गया है, 1/10 को आप कहते हैं सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, किसी भी बिल को पेश करने के लिए एक मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है, उसी तरीके से स्पीकर के केस में अगर आप उस रेजोल्यूशन को ला रहे हैं तो आपको क्या पड़ती है, आपको जरूरत पड़ती है सिंपल मेजोरिटी की। लगभग 50 लोग आपको चाहिए होते हैं, 50 लोग आप जमा करेंगे। आपने कहा कि भाई चलिए हम एक रेजोल्यूशन लाना चाह रहे हैं, रेजोल्यूशन लाना चाह रहे हैं स्पीकर के लिए, स्पीकर के रिमूवल के लिए। ठीक है, अब जब रिमूवल के लिए आएगा तो फिर क्या होगा, फिर उस पर होगी बातचीत। ठीक है, उस पर डिस्कशन होगा, 14 डेज का टाइम मिलता है। मैं आपके लिए थोड़ा सा इसको देखो, एक आएगा रेजोल्यूशन। ठीक है, इसमें कम से कम कितने लोग चाहिए आपको, आपको कम से कम चाहिए 50 मेंबर्स इस रेजोल्यूशन के लाने के लिए। 14 डेज का टाइम मिलेगा, है ना। अब भाई आप रेजोल्यूशन लाएंगे तो 14 दिन का समय मिलता है। अब क्या होता है इसके बाद, आप रेजोल्यूशन लाए, जैसे मैंने कहा अभी लास्ट मंथ ये हुआ है, रेजोल्यूशन आया लोकसभा के अंदर, उसके बाद वोटिंग कराई जाती है। लोकसभा के अंदर वोटिंग कराई जाएगी, और लोकसभा में जो वोटिंग होती है, जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है ही कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल 10 मेंबर्स
ऑफ द हाउस, आसान भाषा में समझा देता हूँ, जितने मेंबर्स हाउस के अंदर प्रेजेंट हैं, मान लीजिए 400 लोग प्रेजेंट हैं, आपको मेजोरिटी चाहिए 50%, यानी 201 लोग लगभग आप मान के चलें, ये अगर आपके फेवर में वोट कर दें तो स्पीकर रिमूव हो जाएगा, ठीक है, यानी 50% से ज़्यादा, ठीक है। अब आप समझ गए ना कि जो देन मेंबर्स हैं, जो भी मेंबर्स हैं हाउस के, उनकी मेजोरिटी चाहिए, ठीक है। तो 50% से ज़्यादा आप समझ के चले, ऐसे कि 50% से ज़्यादा आपको चाहिए होता है यहाँ पर सपोर्ट, तभी जाके आप स्पीकर को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो समझ गए आप, 50 मेंबर्स चाहिए होते हैं रेजोल्यूशन को लाने के लिए, 14 दिन का समय दिया जाता है और आपको 50% से ज़्यादा लोग चाहिए, ठीक है, 50% से थोड़े ज़्यादा लोग चाहिए जो आपके साथ रहें और तब जाके स्पीकर रिमूव होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो रेजोल्यूशन है ये फेल हो जाएगा। लास्ट मंथ भी यही हुआ है, जो वोट थे वो 50% से कम मिले हैं और इसीलिए जो है ओम बिरला जो है वो कंटिन्यू करेंगे अपने स्पीकर की पोजीशन पे। अच्छा, इस दौरान क्या होता है, इस दौरान जो स्पीकर है वो प्रिसाइड नहीं कर सकता, यानी लोकसभा जो चल रही है उसको चलाने का काम स्पीकर नहीं कर सकता, ठीक है। उस दौरान वो नहीं हेड कर सकते चेयर को इस पूरे टाइम में, ठीक है। वोटिंग नहीं कर सकते हैं, वोटिंग जो कर भी सकते हैं तो उसमें ऐसा होता है कि डिसाइडर वोट नहीं प्ले कर सकते, ठीक है। वो क्योंकि स्पीकर का वोट क्या होता है, स्पीकर वैसे वोट नहीं करता है, स्पीकर का वोट कब दिया जाता है कि जब मान लीजिए किसी चीज में वोटिंग हो रही है और बराबर हो गया तो डिसाइडर वोट स्पीकर पुट कर सकता है, ठीक है। इस दौरान ऐसा नहीं होता है। अच्छा, लोकसभा का इलेक्शन हुआ, ठीक है, तो उससे पहले क्या होगा, हाउस डिसॉल्व हो जाएगा, स्पीकर रिजाइन नहीं करता है तब, ठीक है। स्पीकर तब भी स्पीकर रहता है हाउस का और स्पीकर रिजाइन करता है जब नई लोकसभा बन जाती है। और क्या होता है, बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड हाउस, ठीक है, जब फर्स्ट मीटिंग होने से पहले स्पीकर रिजाइन करता है, ठीक है, वहां पे स्पीकर नहीं रहता, यानी फर्स्ट मीटिंग जब होगी हाउस की किसी भी लोकसभा में तो पहले दिन जो स्पीकर होंगे वो अगर मान लीजिए अभी 2029 में इलेक्शन होता है तो पहली जो मीटिंग को जो हेड करेंगे वो ओम बिरला नहीं करेंगे, ठीक है, कोई और करेगा, वो हाउस से डिसाइड किया जाता है। आमतौर पे क्या होता है उसमें कि जो सबसे एल्डरली मेंबर है किसी को बनाया जाता है उनको प्रो टाइम स्पीकर कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं वुमेन स्पीकर्स पे, ठीक है। मीरा कुमारी ये सबसे पहले जो है वुमेन स्पीकर बनी है, फर्स्ट वुमेन स्पीकर है ये इंडिया की, ठीक है। मीरा कुमारी 2009 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस दौरान वो बने थे। उसके बाद 2014 में जब बीजेपी गवर्नमेंट में आई तो उन्होंने भी बनाया था सुमित्रा महाजन को, ठीक है। ये आपके सेकंड स्पीकर बनी थी वुमेन स्पीकर। तो ये था आपका स्पीकर और इसमें हमने कवर किया है वुमेन स्पीकर पे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। अब ये है आपका पावर एंड फंक्शंस ऑफ स्पीकर। भाई स्पीकर है, लोकसभा को रन करना है तो कुछ पावर होंगे, कुछ फंक्शंस होंगे उनके करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, डिबेट और प्रोसीडिंग्स, जो हाउस यानी जो हाउस चल रहा है, हाउस के अंदर जो डिबेट्स हो रही है उनको चलाने का काम किसका है, स्पीकर का है। स्पीकर क्या करता है, प्रिसाइड्स ओवर यानी हेड करता है, ठीक है, चेयर करता है, चेयरपर्सन है ये हाउस के उस मीटिंग के, ठीक है। स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर मीटिंग ऑफ द हाउस, ऑल स्पीचेस एंड रिमार्क्स आर एड्रेस्ड टू द चेयर, ठीक है। जो भी चीजें होती हैं वो स्पीकर ही सारी चीजें करता है, ठीक है। द स्पीकर डिसाइड्स द एडमिसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चंस एंड ऑल रेजोल्यूशन, ही इज फाइनल जज टू डिसाइड ऑन द एडमिसिबिलिटी ऑफ अ मोशन ऑफ एडजर्नमेंट, ठीक है। कोई भी मोशन यानी अगर किसी को भी कोई बिल लाना है लोकसभा के अंदर, कोई भी क्वेश्चन रेज करना है
तो स्पीकर डिसाइड करेगा कि भाई इस चीज पे डिस्कशन हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर किसी मेंबर का मन करेगा कि भाई हाउस के अंदर इस चीज पे बात हो, तो बात होने के लिए उसकी परमिशन जो देगा वो स्पीकर देगा, यानी स्पीकर ही डिसाइड करेगा कि भाई आज हाउस के अंदर किस किस चीज के बारे में बात होनी है, ठीक है। All bill passed by House are authenticated by the signature before they are sent to Rajya Sabha for its consideration or to the President for his action, ठीक है। अब बिल कैसे पास होते हैं? बिल ऐसे होता है कि पहले लोकसभा आएगा फिर राज्यसभा आएगा, ठीक है, या फिर पहले राज्यसभा से होते हुए फिर लोकसभा की तरफ आएगा बिल, और उसके बाद लास्ट स्टेज जो होती है वो प्रेसिडेंट के पास होती है। तो अगर बिल लोकसभा में पहले आया है तो लोकसभा में अगर पहले आया है तो उस बिल ने जाना है राज्यसभा, तो राज्यसभा जब जाएगा तो भाई उस पे ऑथेंटिकेट करने का काम किसका है? स्पीकर का है। स्पीकर उस बिल को ऑथेंटिकेट करेगा जो बिल लोकसभा में पास हुआ है। अब वो बिल कहाँ जाएगा? राज्यसभा में जाएगा। सेम डिस्कशन राज्यसभा में भी होगा, वहां से पास हो गया तो फिर उस प्रेसिडेंट पे जाएगा। लेकिन अगर बिल राज्यसभा में आया है पहले, अगर बिल राज्यसभा में आया है पहले, तो राज्यसभा के बाद ये आ रहा है लोकसभा में, राज्यसभा में पास हो गया। अब लोकसभा में भी अगर ये बिल पास हो जाता है तो फिर ये जाता है किसके पास? प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। इसके लिए हम एक डिटेल में भी आपको बाद में समझा लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वही लिखा है कि ऑथेंटिकेट किया जाता है सिग्नेचर किसके? स्पीकर के, राज्यसभा भेजने से पहले या प्रेसिडेंट भेजने से पहले, ठीक है। अब राज्यसभा किस केस में जाएगा? इस केस में जाएगा। प्रेसिडेंट के पास किस केस में जाएगा? इस केस में जाएगा, ठीक है। तो ये रहती है पावर स्पीकर की। फोर्थ पॉइंट, इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट, कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं, मनी बिल क्या होते हैं उसका आपको बाद में मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि हाउस के अंदर जो बिल आते हैं वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, ठीक है। उनमें मनी बिल होता है, ठीक है। आप इसे समझ लीजिए कि पैसे से रिलेटेड बिल, ठीक है, टैक्स ऐड या हटना, ऐसा कुछ, इन बिल को मनी बिल कहते हैं। मनी बिल, कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है उसका डिसीजन लेने का राइट किसके पास है? स्पीकर के पास है। यानी स्पीकर ही डिसाइड करता है कि जो बिल है वो मनी बिल है या नहीं है। फिफ्थ पॉइंट, स्पीकर शैल नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस। मैंने आपको अभी कहा था कि स्पीकर पहले वोट नहीं करता है, वोटिंग जो हाउस के मेंबर्स हैं वो करते हैं। लेकिन अगर कैसा हो जाए कि टाई हो जाए तो आप देखो, मान लीजिए किसी चीज पे वोटिंग हो रही है, 50 वोट एक को मिले, 50 वोट एक को मिले, तो आप क्या होगा? दोनों टाई हो गए। एक वोट से क्या होगा? आपके जिस तरफ वोट जाएगा वो जीत जाएगी पार्टी, ठीक है, वो टीम जीत जाएगी। तो जो ये वोट होता है ये कौन पर देगा? ये स्पीकर देगा। तो when the vote and for against a proposal are equal, the speaker gives a casting vote, ठीक है। This vote decides whether or not proposal will be passed, ठीक है। अब जब ऐसा हो जाएगा ना कभी कि बराबर हो जाएगा, ठीक है, तो उस केस में स्पीकर का वोट ही डिसाइडर होता है और स्पीकर वहां पे वोट करता है, ठीक है। अदरवाइज स्पीकर जो है वोट नहीं करता है। अब फंक्शंस, क्या क्या फंक्शन है जो स्पीकर को फुलफिल करना है? तो पहला, स्पीकर का काम होता है कि हाउस सही तरीके से चले, बार बार सस्पेंड ना हो। तो स्पीकर प्रिजर्व करता है ऑर्डर इन द हाउस। ही मे नेम अ मेंबर फॉर सस्पेंशन इफ ही डिसरिगार्ड्स द अथॉरिटी ऑफ द चेयर, ठीक है। स्पीकर इंश्योर करता है कि भाई हाउस जो है तरीके से रन, और स्पीकर के पास राइट होता है किसी मेंबर को सस्पेंड करने का। स्पीकर किसी को सस्पेंड कर सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए ग्रेव डिसऑर्डर है, स्पीकर जो है एडजन भी कर सकता है हाउस को। जैसे मान लीजिए हाउस रन कर रहा है, लोकसभा चल रही है और उस दौरान हल्ला हो जाए किसी बात पे, ठीक है। होता है ना कई बार कि अपोजिशन ने हल्ला कर दिया कि नहीं भाई हमारी बात सुनो, हमारी बात पे बात करो, इस पे करो। तो अगर स्पीकर को लगता है कि भाई नहीं सुन रहा है कोई, तो स्पीकर उस दिन हाउस को एडजर्न कर सकता है। सुना होगा ना, द कोर्ट इज एडजर्न, ठीक है। तो उसी तरीके से हाउस को भी एडजर्न किया जाता है, टीवी में सुना होगा आपने। If a word or word used in a debate are indecent or unparliamentary, the speaker may expel such word from the proceedings of the house. हाउस में जो भी चीजें होती हैं सब कुछ रिकॉर्ड होता है, ठीक है।
लेकिन स्पीकर के पास राइट होता है कि अगर उन्हें लगता है कि भाई जो शब्दों का प्रयोग किया गया है, जो बात बोली गई है वो सही नहीं है, तो मान लीजिए ये पूरा एक स्टेटमेंट किसी ने दिया, ठीक है, और इसमें स्पीकर को लगता है कि ये वाली बात गलत है या ये वाली बात जो है वो सही तरीके से नहीं बोली गई है, सही लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो इस लाइन को स्पीकर रिमूव कर देता है, ठीक है, वो रिकॉर्ड में नहीं आती है। लोकसभा में क्या होता है, जो भी चीजें होती है सब कुछ रिकॉर्ड में जाता है, ठीक है, क्योंकि देखो कंट्री चलता है वहां से, तो सब कुछ रिकॉर्ड में जाता है, ओरल नहीं होता है यहाँ पे कुछ कुछ, सब कुछ रिकॉर्ड में जाता है। तो स्पीकर डिसाइड कर सकता है, स्पीकर उन चीजों को हटा सकता है जहां पर स्पीकर को लगे कि भाई ये जो बात बोली गई है सही नहीं है। अगला क्या है, द स्पीकर डिसाइड्स वेदर देयर इज अ प्राइमा फेसिया केस रिगार्डिंग ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस। स्पीकर डिसाइडर होता है हाउस के अंदर। अब मान लीजिए कि कभी क्या हुआ है, कंटेम्प्ट हुआ है, प्रिविलेज का क्या हुआ है, ब्रीच हुआ है, ठीक है, यानी क्या मतलब है इसका, कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस का क्या मतलब है कि भाई किसी भी मेंबर ने हाउस के अंदर कोई ऐसी बात बोली है या कोई ऐसी एक्टिविटी करी है जिससे हाउस की क्या हो रही है, हाउस की डिग्निटी, जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि स्पीकर का काम होता है हाउस की डिग्निटी को बरकरार रखना, उसके लिए मैंने आपको क्या कहा था कि स्पीकर क्या करता है भाई, अनबायस्ड रहता है, बायस नहीं रहता है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि स्पीकर अगर बायस नहीं, वो अनबायस्ड रहेगा तो मेंबर्स जो है किसी भी तरीके से कुछ भी कर सकते हैं, नहीं, मेंबर्स के ऊपर भी जिम्मेदारी होती है हाउस को सही तरीके से रन कराने का, ठीक है। तो अगर स्पीकर को ये कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस नजर आता है तो स्पीकर यहाँ पर डिसाइड करता है, मतलब स्पीकर डिसाइड करेगा, किसी मेंबर ने कुछ बोला और फिर किसी दूसरे ने ऑब्जेक्शन करा कि देखो भाई इन्होंने हाउस के अंदर ऐसी बात बोली और ये बात गलत है, ठीक है, तो इस पे डिसाइड कौन करेगा, इस पे स्पीकर डिसाइड करेगा कि जो बात बोली गई है वो एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है या नहीं है, यानी वो ब्रीच में आती है या नहीं आती है। इस चीज को डिसीजन लेने का राइट भी स्पीकर के पास ही है, ठीक है। इस चीज को आप समझ लीजिए सही तरीके से कि क्या क्या बोला गया है। मैं एक बार शॉर्टकट में फिर से कह रहा हूँ, फर्स्ट पॉइंट है स्पीकर क्या करता है, हाउस को सही तरीके से चले इस चीज को मेक श्योर करता है। अगर स्पीकर को लगता है कि ज्यादा ही दिक्कतें हो रही है, हाउस को एडजन करने का राइट स्पीकर के पास है। और क्या करता है, कोई गलत वर्ड या गलत चीज स्पीकर को लगती है, स्पीकर उसको हटा सकता है रिकॉर्ड में से, ठीक है। चौथा, स्पीकर डिसाइडर होता है, किसी मेंबर ने कोई गलत बात बोली है, अनपार्लियामेंट्री बात बोली है, वहां पे हाउस की डिग्निटी को हार्म करा है और किसी ने इस बात पे ऑब्जेक्शन करा है, तो स्पीकर डिसाइड करता है कि भाई वो बात सही है या नहीं। अब आते हैं वॉइस वोट में। लोकसभा के अंदर क्या होता है, बिल्स पास होते हैं। बिल्स में क्या होता है भाई, कोई भी मान लीजिए कि जैसे विडो रीमैरिज एक एक्ट आया था, ठीक है, वो तो बहुत पहले का है, चलिए मैं फिर भी बात कर लेता हूँ कि भाई विडो रीमैरिज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। सती प्रथा था, है ना, अगर मान लीजिए ऐसे हाउस के अंदर लाया जाएगा कि भाई इस पे ये सही है या गलत है, ठीक है, तो वहाँ लोग बैठे हुए 543 लोग बैठे, तो उनसे पूछा जाएगा, वोटिंग कराई जाएगी, तो वॉइस वोट होता है। कई चीजों में वॉइस वोट होता है। वॉइस वोट क्या होता है, मतलब यस नो, ये होता है वॉइस वोट कि हाँ और ना, ठीक है, तो इसे कहते हैं आप वॉइस वोट। इट मींस वोटिंग बाय वॉइस, आप फेवर में हैं या अगेंस्ट में, सिंपल। वॉइस वोट का मतलब होता है वोटिंग बाय वॉइस, यानी आपने यस बोलना है या नो बोलना है। और कैसे बोला जाता है कि भाई यस वाले बताओ, तो सब चिल्लाएंगे यस, फिर बोला नो वाले बताओ, फिर सब चिल्लाएंगे नो। सब मतलब जो नो के फेवर में हो नो में चिल्लाएगा, जो यस के फेवर में हो यस में चिल्लाएगा। और ये सुना जाता है, स्पीकर सुनता है कि हाँ भाई कि यस वाले ज्यादा थे या नो वाले ज्यादा थे, और स्पीकर ने कहा कि हाँ भाई यस वाले ज्यादा थे, ये जो रेजोल्यूशन है ये पास हो गया, ये जो बिल है ये पास हो गया है यहाँ। उसके बाद किसी ने कहा कि नहीं 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 गलत है, यस वाले नहीं थे, नो वाले ज्यादा थे, तो फिर क्या होता है, फिर वोटिंग कराई जाती है, फिर वोटिंग कास्ट होती है, उसको रजिस्टर करा जाता है, वहां पे फिर काउंटिंग होती है कि भाई हाँ भाई यस वाले ज्यादा थे या नो वाले ज्यादा थे, समझ गए। तो वॉइस वोट मैंने आपको बता दिया। वॉइस वोट का मतलब होता है ये वोटिंग बाय वॉइस, स्पीकर आस्क द मेंबर्स टू इन फेवर ऑफ बिल यस या नो,
ठीक है, जजिंग फ्रॉम द लाउडनेस द स्पीकर डिसाइड्स वेदर दो सेइंग यस हैव अ मेजॉरिटी और नो हैव इट, ठीक है। इफ द डिसीजन इज नॉट चैलेंज, अगर किसी ने चैलेंज नहीं करा, द मैटर एंड्स देयर, अगर किसी ने नहीं भाई उन्होंने कहा यस था, किसी ने चैलेंज नहीं करा, बात खत्म। द बिल और दैट पर्टिकुलर मैटर इज ईदर एग्रीड टू और नेगेट in case maybe when the speaker decision is challenged he directs that the vote be recorded। समझ गया आप? तो रिकॉर्ड होगा कब? जब स्पीकर के डिसीजन को चैलेंज किया जाएगा, यानी बोला जाएगा कि नहीं भाई आपने जो डिसीजन लिया ये गलत है, तो स्पीकर कहेगा ठीक है भाई गलत लिया, ऐसा करो रिकॉर्ड कर लेते हैं वोट को, ठीक है। यस बोलो, नो बोलो, और फिर सुनाई देगा कि भाई, फिर पता चल जाएगा क्लियरली कि यस में ज्यादा थे या नो में ज्यादा थे। अब कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, लोकसभा चल रहा है, तो इसके कुछ फंक्शन भी होंगे। तो पहला एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन क्या है? पहला एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ये है कि जो भी डिसीजन होता है हाउस का, उसे कंसर्न्ड अथॉरिटी, यानी जिस अथॉरिटी से वो डिसीजन रिलेट करता है, वो जिस भी अथॉरिटी के लिए वो डिसीजन लिया गया है, जिस भी डिपार्टमेंट के लिए वो डिसीजन लिया गया है, स्पीकर ही उस डिसीजन को उस कंसर्न अथॉरिटी से मतलब कम्युनिकेट करता है, वहां पहुंचाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी आके जो डिसीजन लिया गया कोई भी आके बता देगा, नहीं, स्पीकर ही उस अथॉरिटी को फाइनल जो है कम्युनिकेशन करता है। सेकेंड, सच अथॉरिटी आर रिक्वायर्ड एंड मे इवन बी कंपेल्ड टू कंप्लाई विद सच डिसीजन, ठीक है, जो भी वो डिसीजन लिया गया है उन्हें मानना पड़ता है, ठीक है। स्पीकर अलाउ कर सकता है प्रेस को या किसी स्ट्रेंजर को, कहाँ? गैलरी, हाउस में गैलरीज बनाई गई हैं कि भाई कभी प्रेस को इनवाइट करना हो, कभी लोगों को इनवाइट करना हो, तो वहाँ क्या है, वहाँ जो है गैलरी बनाई गई है, वहाँ जो है कौन आ सकता है, वहाँ प्रेस वाले आ सकते हैं, वहाँ अगर किसी कॉमन पब्लिक को बुलाना है, तो वो सारे डिसीजन लेने का काम भी स्पीकर का ही है, ठीक है, वही अलाउ कर सकता है ऐसा कुछ होना। सुपरवाइजरी कंट्रोल ओवर पार्लियामेंट्री कमिटी। अब पार्लियामेंट में क्या होता है, जितने भी चीजें होती हैं उनके लिए कई बार कमिटी बनानी पड़ती है, ठीक है। कमिटी यानी एक ग्रुप बनाया जाता है 4-5 लोगों का, उसमें जजेस डाले जाएंगे, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर डाले जा सकते हैं, हाउस के मेंबर्स डाले जा सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती हैं, पार्लियामेंट्री कमिटी को भी पढ़ेंगे कि कितने टाइप की पार्लियामेंट्री कमेटी होती हैं, उनका क्या क्या काम होता है, किस तरीके से वो फंक्शन करती हैं, ठीक है। अभी आप इतना समझ लीजिए कि वो जो सारी कमेटी बनती हैं उनको सुपरवाइज करने का काम किसका है? स्पीकर का है, क्योंकि आधे से ज्यादा कमेटी में तो स्पीकर ही चेयरमैन होगा उन कमिटीज का, ठीक है। तो स्पीकर क्या होता है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है कुछ कमेटी का। अब इस एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है? एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है एक ऐसी पोस्ट जो आपको किसी दूसरे पोस्ट की वजह से मिल जाती है, यानी आपको इस पोस्ट के लिए कुछ नहीं करना है, जो भी लोकसभा का स्पीकर होगा वो डायरेक्टली पार्लियामेंट्री कमेटी का क्या बन जाएगा? चेयरपर्सन बन जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान देना है। तो स्पीकर जो है एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होता है कुछ कमिटीज का, ठीक है। कैसी कमेटी है मैंने आपको कहा ना, इस पे हम एक डिटेल वीडियो जरूर बनाएंगे कि पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होती है, कितनी कमेटी होती है, किस तरीके से फंक्शन करती है, ठीक है। स्पीकर अपॉइंट करता है चेयरपर्सन, बाकी कमिटीज का जो भी चेयरपर्सन है वो स्पीकर ही अपॉइंट करेगा। Government claims that a particular document is secret, but the committee insists on its production before them. The matter is referred to the speaker for advice and his instruction are obeyed. कई बार क्या होता है, कमिटी का कोई डिसीजन आया, ठीक है, अब वो पहुंचाना है पब्लिक तक की नहीं, ठीक है, गवर्नमेंट ने कहा नहीं भाई ये जो डिसीजन है ये सीक्रेट है, ये आगे नहीं बताया जाएगा, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में स्पीकर फिर डिसीजन लेगा, स्पीकर बताएगा कि जो डिसीजन लिया गया है वो आगे कम्युनिकेट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, वही इसमें इंस्ट्रक्शन देगा, उसके इंस्ट्रक्शन को फाइनल इंस्ट्रक्शन माना जाता है, ठीक है। तो यहां तक ये था। तो चलिए ये हमारा आज के लिए फाइनल स्लाइड, पावर्स अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। स्पीकर का एक और पावर होता है, ये किसके अंडर में आता है? एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर में आता है। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है?
एंटी डिफेक्शन लॉ जो मेंबर्स होते हैं, अब ये जो मेंबर्स, ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, ये आपके राज्यसभा, लोकसभा, दैट इज योर पार्लियामेंट, और स्टेट असेंबली यहां भी लगता है। ठीक है, अब एंटी डिफेक्शन लॉ को समझते हैं थोड़ा सा। एंटी डिफेक्शन लॉ होता है, मिनिस्टर्स क्या करते हैं, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली के लोग क्या करते हैं कि कई बार क्या करते हैं, अपने बेनिफिट के लिए पार्टी चेंज कर देते हैं। ठीक है, मतलब कोई बीजेपी से चुनाव लड़ा, जीता, उसके बाद पार्टी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। ठीक है, कोई कांग्रेस से चुनाव लड़ा, जीता, उसके बाद पार्टी छोड़ के कोई एसपी में चला गया, समाजवादी पार्टी में चला गया, कोई आम आदमी पार्टी में चला गया। रिसेंट एग्जाम्पल इसका है आम आदमी पार्टी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा सीट से, राज्यसभा सीट से एक मेंबर हैं जिनका नाम है राघव चड्ढा। ठीक है, राघव चड्ढा ने क्या करा, आम आदमी पार्टी से छोड़कर वो चले गए बीजेपी में। ठीक है, एक और इससे पहले हुआ था महाराष्ट्र में गवर्नमेंट थी एनसीपी, शरद पवार और इनके साथ थे शिवसेना, उद्धव ठाकरे उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे महाराष्ट्र के। ठीक है, उनकी पार्टी के एक लीडर एकनाथ शिंदे वो छोड़कर गए बीजेपी में, बीच गवर्नमेंट में, यानी सरकार चल रही है, आप जीत कर आए हैं, पब्लिक ने आपको जिताया है शिवसेना के सिंबल पे, और आप बीच में चेंज करके चले जाते हैं बीजेपी में। ठीक है, ये लीडर्स करते हैं और ये होता आया पहले से। ठीक है, अब समझते हैं कि क्या है ये, थोड़ा सा मैं पहले इसको समझा देता हूं, फिर मैं थोड़ा सा एंटी डिफेक्शन लॉ और आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, क्या होता है कि लीडर्स छोड़ के जाते हैं, दूसरी पार्टी ज्वाइन करते हैं। इस सबको रोकने के लिए द एंटी डिफेक्शन लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड टू प्रिवेंट दिस प्रैक्टिस। एंटी डिफेक्शन लॉ लाया इसलिए गया था कि भाई आप छोड़ के जाएंगे ना तो एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा। ठीक है, लेकिन इसमें भी कुछ थोड़ा सा एक आप लूप होल समझें या बचने का एक छोटा सा एक रास्ता जरूर दे रखा है कि क्या हो रखा है, 52 अमेंडमेंट लाया गया 1985 में। अमेंडमेंट कल मैंने आपको समझाया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमें कुछ भी चेंजेस करने होते हैं, कुछ भी नया ऐड करना होता है। ठीक है, कुछ पुराना हमें कुछ भी ऐसे इम्प्रोवाइज करना है तो हम उसको कहते हैं अमेंडमेंट। ठीक है, अमेंडमेंट लाया जाता है, हम अमेंडमेंट लाए और इसको इंक्लूड करा गया 10th शेड्यूल में। शेड्यूल हम पढ़ेंगे अभी कि शेड्यूल क्या होते हैं। 10th शेड्यूल में इसको लाया गया कॉन्स्टिट्यूशन में कि एमपी या एमएलए, एमपी इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि लोकसभा राज्यसभा, एमएलए इज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी स्टेट असेंबली के। ये क्या कर रहे थे, ये चले जा रहे थे, पैसे ले रहे हैं। ठीक है, कोई कह रहा है मुझे, जैसे शिंदे मैंने एग्जाम्पल दिए थे, ये जाते हैं उसके बाद ये चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। ठीक है, तो क्यों शिफ्ट कर रहा है, कोई मनी के लिए कर रहा है, पावर के लिए कर रहा है। तो ये सब रोकने के लिए लॉ लाया गया जिसका नाम था एंटी डिफेक्शन। ठीक है, अब एंटी डिफेक्शन में भी एक चीज पता है क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ महाराष्ट्र में भी नहीं लगा। महाराष्ट्र में क्या हुआ, ये जब शिफ्ट हुए तो होना क्या चाहिए था, एंटी डिफेक्शन लॉ में क्या होगा कि आप मेंबर नहीं रहेंगे, आपकी जो मेंबरशिप वो खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, अगर 2/3 मेंबर लेकर आप शिफ्ट होते हैं तो आप बच जाते हैं। जैसे अभी आम आदमी पार्टी में भी यही हुआ है कि राघव चड्ढा जो है, लोग कह रहे हैं कि भाई एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा कि नहीं लगेगा। तो एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा अगर 2/3 मेंबर उनके साथ शिफ्ट हो जाते हैं। और अभी लगभग सिनेरियो वहाँ भी यही दिख रहा है कि उन्होंने क्या करा, 2/3 यानी अगर 9 लोग हैं ना, कहीं 6 लोग अगर शिफ्ट हो गए तो एंटी डिफेक्शन लॉ से बच जाते हैं। ठीक है, वहाँ भी यही हुआ था, महाराष्ट्र में यही हुआ था, वो शिफ्ट हो गए थे। नीतीश कुमार बिहार में ये गवर्नमेंट में थे। ठीक है, लालू यादव की पार्टी के साथ ये शिफ्ट हो गए, बीजेपी में चले गए, वहाँ भी ये मुख्यमंत्री बन गए। तो एंटी डिफेक्शन लॉ तो यही कहता है ना कि आपने पार्टी छोड़ी तो आप मेंबर नहीं रहेंगे, आपको रिजाइन करना पड़ेगा, आप मेंबर नहीं रह सकते उसका। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था, उसमें यही है कि 2/3 मेंबर, मतलब एक
2/3 मेंबर लेके आप शिफ्ट हुए, तो जितने भी आपकी पार्टी में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं जो जीते हैं, आप अगर 100 लोग जीते हैं और आप 66 लेके चल देते हैं, तो आप पे एंटी डिफेक्शन लॉ जो है काम नहीं करता है। यहीं पर ये सारा जो है कैलकुलेशन बना है इस तरीके से, अभी भी ऐसी बना, बिहार में भी ऐसी बना, महाराष्ट्र में ऐसी बना। एक लेजिस्लेटर वॉलंटरी रिजाइन करता है अपनी मेंबरशिप से अपनी पार्टी की, ठीक है। ये है पहला कि डिस्क्वालिफिकेशन ग्राउंड क्या क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ कब कब लगता है। पहला, एक मेंबर ने कहा कि भाई देखो मुझे इस पार्टी में नहीं रहना, उसने रिजाइन कर दिया, दूसरी पार्टी में चला गया, ठीक है, पहला। दूसरा, लेजिस्लेटर वोट रिफ्यूजेस टू वोट फॉर द अगेंस्ट द पार्टी डायरेक्शन। विप, विप क्या होता है? विप होता है डायरेक्शन जारी करता है। मान लीजिए किसी चीज पे वोटिंग होती है और उस चीज पे जब वोटिंग होनी है तो उसमें क्या होगा, उसमें ऐसा होगा कि पार्टी बोलेगी कि देखो भाई हमें इस चीज को, एक डायरेक्शन, एक गाइडलाइंस मतलब पार्टी जारी करती है और आप गाइडलाइंस के ऑपोजिट जाके वोट करते हैं, इसे विप कहा जाता है, ठीक है। यानी आपने अपनी पार्टी के जो डायरेक्शन थे, गाइडलाइंस थे, उसको तोड़ा है, तो आप पे एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा। अभी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। हरियाणा में हुआ था आई थिंक ऐसा, अभी राज्यसभा सीट के लिए, ठीक है। बिहार में हुआ था अभी ऐसा, बिहार में राज्यसभा का भी इलेक्शन हो रहा था। राज्यसभा की जो सीट्स थी, राज्यसभा में क्या डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, जो आपके स्टेट असेंबली है यहाँ इनकी वोटिंग कराई जाती है। वोटिंग के दौरान ऐसा देखा गया कि जो आपके मेंबर्स थे वो दूसरी पार्टी को वोट कर रहे हैं, यानी आप अपने कैंडिडेट को नहीं दूसरे कैंडिडेट को वोट कर रहे हो, तो यानी आप क्या कर रहे हैं भाई, पार्टी का डायरेक्शन है कि आपका पार्टी का मेंबर है, आप उसको वोट करेंगे, तो आप विप बेसिकली वायलेट कर रहे हैं, तो इसको विप कहा जाता है, ठीक है। विप इज आपकी पार्टी के जो गाइडलाइंस होगी उसको विप कहा जाता है, ठीक है। तो जब कोई कैंडिडेट है, कोई मेंबर है, वो रिफ्यूज करता है अपनी पार्टी के डायरेक्शन को फॉलो करने के लिए, तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत जो है क्या हो सकता है, उसे हटाया जा सकता है, ठीक है। देयर इज वन एक्सेप्शन दैट पर्टेन्स, अभी मैं आपको वही चीज समझा रहा था कि कब होता है, कब बच सकते हैं आप एंटी डिफेक्शन लॉ से। एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं कंसीडर किया जाएगा इफ 2/3 मेंबर, 2/3 ऑफ पार्टी मेंबर मर्ज विद अनदर पार्टी। एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शिफ्ट हुए लेकिन 2/3 लोग शिफ्ट हुए। जब 2/3 लोग शिफ्ट होते हैं तो एंटी डिफेक्शन लॉ काम नहीं करता है। वही मैंने आपको इस केस में समझाया, वही वहां समझाया, ठीक है। 2-3 आपको इसके एग्जांपल दे चुका हूं कि किस तरीके से ये हो सकता है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर इज डिसाइडेड बाय स्पीकर ऑफ द हाउस, ठीक है। अब अगेन लोकसभा में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो स्पीकर लेता है, स्पीकर ही डिसाइड करेगा कि भाई एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा कि नहीं लगेगा। अभी आम आदमी पार्टी वाले केस में भी राज्यसभा में इस पर बात होनी ही होगी, कुछ दिनों में बात एंटी डिफेक्शन लॉ पे बात शायद करी जाएगी, क्योंकि अभी वहाँ कंफर्मेशन नहीं हुआ है, ठीक है। अभी हरभजन सिंह भी शिफ्ट हुए, 1-2 लोग और शिफ्ट हुए, तो अभी उस पर शायद बात होनी है, ठीक है। स्पीकर ऑफ लोकसभा हैज द पावर टू डिस्क्वालीफाई अ मेंबर ऑफ हाउस अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ इफ द स्पीकर टेक्स टू लॉन्ग टू डिसाइड। अगर मान लीजिए स्पीकर नहीं डिसीजन लेता है तो कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है, ठीक है। कोर्ट स्टेप इन कर सकता है स्पीकर को बताने में कि भैया डिसीजन लीजिए। पहले क्या होता था, पहले स्पीकर को ही था, लेकिन इसको भी थोड़ा कहा गया कि नहीं भाई कोर्ट जो है इंटरफेयर कर सकती है, ठीक है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कई बार क्या है कि स्पीकर जो है वो बायस्ड हो सकता है, अपनी पार्टी के जो मेजोरिटी जो पार्टी अगर उसी में कोई पर्सन शिफ्ट हुआ है तो स्पीकर बायस्ड डिसीजन ले सकता है। इन चीज़ों से बचने के लिए कोर्ट जो है इंटरफेयर ले सकता है, मतलब आप कोर्ट जा सकते हैं। और क्या क्या पावर्स हैं, स्पीकर प्रिसाइड ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। देखिए कई बार ऐसा हो जाता है, लोकसभा अलग हाउस है, राज्यसभा अलग हाउस है, ये आपको पता ही है। लोकसभा की जो कार्रवाई है उसका राज्यसभा का कोई लेना देना नहीं है, राज्यसभा का जो है लोकसभा से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। दोनों में बिल अलग अलग पास करे जाते हैं। आज मैंने बिल का भी आपको समझाया कि पहले लोकसभा जाएगा या राज्यसभा जाएगा, फिर दूसरे हाउस जाएगा, ठीक है। अगर कभी ऐसा हो जाता है कि कोई बिल है, नेशनल इंपॉर्टेंस का है और वो पास नहीं हो पा रहा है, किसी एक हाउस में भी उसकी बात फंस रही है, तो जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है। जॉइंट सिटिंग का मतलब होता है कि लोकसभा और राज्यसभा साथ में, यानी लोकसभा और राज्यसभा साथ में बैठकर उन्हें साथ में बिठाया जाएगा और साथ में बैठ के एक डिसीजन लेने को कहा जाएगा, ठीक है। इसको आप कहते हैं
ज्वाइंट सिटिंग। अब ज्वाइंट सिटिंग है तो लोकसभा को चलाता है स्पीकर, राज्यसभा को चलाता है चेयरमैन। यहाँ पे कौन हेड करेगा इसको हेड करेगा स्पीकर। तो एक जो आप मान सकते हैं कि अपर हैंड है लोकसभा का ज्वाइंट सिटिंग में, नंबर 1। नंबर 2, स्पीकर नॉमिनेट करता है राज्यसभा के चेयरमैन के साथ बात करके। वो क्या करता है, वो जो पार्लियामेंट का डेलीगेशन जाता है किसी दूसरे देश, डेलीगेशन जाते हैं हर कंट्री के साथ, जब हमारी बातचीत वगैरह होती है तो वहाँ डेलीगेशन भी जाते हैं। तो जो पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जाएगा उसको भी स्पीकर राज्यसभा के चेयरमैन के साथ मिलकर इसका डिसीजन लेता है और वो पार्लियामेंट्री डेलीगेशन बनाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा स्पीकर इज ए पावर टू रिकॉग्नाइज पार्लियामेंट्री पार्टीज एंड ग्रुप इन द हाउस। ठीक है, वो किसी भी पार्लियामेंट्री पार्टी को रिकॉग्नाइज कर सकता है। ठीक है, यानी वैलिडिटी यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा एक इसमें जो नहीं है, हालांकि उस पर एक आएगा, मनी बिल जो मैंने कहा था बीच में आया था, मनी बिल का जो इंट्रोडक्शन है वो लोकसभा से ही स्टार्ट होता है। ये आप एक एडिट फंक्शन इसमें नोट डाउन कर सकते हैं, आपके इसमें है नहीं, आप पॉइंट नंबर 7 लिख के लिख सकते हैं। इसको मैं साफ से कर देता हूँ कि पॉइंट नंबर 7 आप कर सकते हैं कि जो आपका मनी बिल है, जो मनी बिल है, ठीक है, इट स्टार्ट्स विद लोकसभा। बिल किसी भी हाउस से हो सकते हैं, लेकिन मनी बिल जो है वो लोकसभा से ही स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये था आज के लिए। स्लाइड बैक करेंगे। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा स्पीकर। ठीक है, स्पीकर में ये हमने कुछ चीज़ें पढ़ी कि क्या क्या काम करता है। स्पीकर हाउस को रन करता है, उसकी डिग्निटी को मेंटेन करता है, उसमें क्या चीज़ें होनी है, किस तरीके से फंक्शनिंग होनी है। ठीक है, उसके वोटिंग को मेक श्योर करता है। ठीक है, अभी जो हमारा एक पार्ट बचा हुआ है स्पीकर ऑफ लोकसभा, हमने इस वीडियो में कवर अप करा है। ठीक है, अभी हम अगले वीडियो में जो कवर करने जा रहे हैं वो करेंगे लीडर ऑफ अपोजिशन। ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि जो आपका डेमोक्रेसी होता है उसमें जितना रोल गवर्नमेंट का है उतना ही रोल अपोजिशन का भी होता है, और लीडर ऑफ अपोजिशन को शैडो प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता है। ठीक है, शैडो प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है, ये टर्म यूज किया जाता है, यानी वो मेक श्योर करता है कि गवर्नमेंट की जो फंक्शनिंग हो, जो पार्टी पावर में है उसकी जो फंक्शनिंग हो वो सही तरीके से हो। तो अगर लीडर ऑफ अपोजिशन चाहे तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं मजबूर कर सकता है सही डायरेक्शन में काम करने पे। जैसे अभी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है कौन है, राहुल गांधी। ठीक है, तो आ जाते हैं ना कई बार वीडियोस आपने घूमते फिरते देख लिया होगा कि राहुल गांधी ने ऐसा कहा और वही हो गया। ऐसा किसने ये पावर दी, ये पावर दी है कॉन्स्टिट्यूशन ने, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना स्पीकर ऑफ लोकसभा एक कॉन्स्टिट्यूशनरी बॉडी है, समझ लीजिए आप। उसी तरीके से लीडर ऑफ अपोजिशन भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही मिला हुआ एक पद है। ठीक है, तो ये शैडो प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। इसके लिए हम एक नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर अप करेंगे। अभी के लिए